हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आने वाले जेकेएसवी जेकेपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में अगर आप सीधा देखेंगे तो कहीं आपको ना परसेंटेज दिखाई देगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा, ना टाइम एंड वर्क दिखाई देगा, ना आपके पास एवरेज दिखाई देगा, ना आपके पास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट दिखाई देंगे। लेकिन यकीन मानिए ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और ये यकीन मानिए आपके सिलेबस में भी दिए गए हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों सर? ये गुप्त हैं। आपके सिलेबस में दिया गया है एक टॉपिक जिसको आपने नाम दे दिया है सर डीआई। अब डीआई में क्या क्या आ सकता है आपको पता ही सर। डीआई आपके परसेंटेज बेसिस आ सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस आ सकती है, इवन आपके पास टाइम एंड वर्क पर भी डीआई के कंसेप्ट आ सकते हैं। तो ये लाजमी है कि आपके पास इन कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो जेकेएसवी भी ये मान के चल रही है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके सिलेबस में डीआई का कंसेप्ट दिया गया है, तो डीआई में आपके पास किसी भी तरह के कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कम से कम समय 1 से 2 क्लास में सारे के सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज कर देंगे। क्वेश्चन पर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया मिल जाएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से आप प्रदर्शन करके दिखाएं। चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे, अगर आप में से कोई स्टूडेंट नया है जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल लाजमी बात है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगाज से ही। सबसे पहला कंसेप्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे आपके साथ वो कौन सा होना चाहिए सर? आपके पास परसेंटेज से बात करते हैं। चलिए जी, परसेंटेज क्या है? परसेंटेज बेसिकली इज नथिंग बट कोई भी आपके पास फ्रैक्शन जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर 100 है। फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि 20% कोई चीज़ है, तो 20% का मतलब क्या है सर? 20% का मतलब है 20 डिवाइड बाई 100। हम आपसे कहें सर 90% है, 90% का मतलब क्या है सर? 90 डिवाइड बाई 100। तो कहने का मतलब यही है, परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर आपके पास 100 आ जाए। ठीक है जी, ये अच्छी बात है, ये सिंपल चीज़ है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। इस पर क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में तो आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर देंगे। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो परसेंटेज में आपने याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि आपके पास कभी दिया जाए कि A% ऑफ बी, ये हमेशा आप जो है B% ऑफ ए के बराबर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल कभी आपसे क्वेश्चन में कहीं पर आपके पास डेटा आ जाए कि आपने निकालना है, आप निकालिए 350% निकालिए सर 50 का, तो हो सकता है आप 350 डिवाइड बाई 100 करें। फिर इतना करने की जरूरत नहीं है, आप उल्टा ले लीजिए, आप 50% 350 का ले लीजिए, मतलब आपने 50% का मतलब आधा हो गया, आधा 350 का कितना हो गया सर? 175 आपके पास आंसर है। तो इंपॉर्टेंट पहला रिजल्ट जो आपने याद रखना है वो ये है कि A% ऑफ B इज ऑलवेज इज इक्वल टू B% ऑफ A। आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपके पास, अगर आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप कम से कम समय में आपके आंसर्स करना चाहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिनको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना जानना चाहिए, और कुछ परसेंटेज हैं जिनको आपकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे पर्टिकुलरली आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपके पास जैसे 20% कहीं पर आ जाए तो सीधा सीधा आप निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप सीधे से 1/5 लिखनी चाहिए। 25% कहीं पर आ जाए तो सीधा सीधा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप 1/4 लिखनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का आपको परसेंटेज नहीं भी पता होगी, बाद में हम आपके बोलें कि आप बोलिए जी, ठीक है जी। अगर आपके पास कुछ और फ्रैक्शंस आ जाती हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप बैंक के बारे में तैयारी करते रहते तो हम आपको बोलते सारे के सारे रिमेंबर कर दिए, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। कुछ आपके पास फॉर एग्जाम्पल कभी आपके पास आ जाए 16 2/3% आ जाए तो आप सीधा सीधा इसको 1/6% ले सकते हैं। अगर आपको याद है तो बेहतर, नहीं है तो आप क्या करेंगे 16 × 3 + 2 डिवाइड बाई 3, फिर क्या करेंगे डिवाइड बाई आप 100 करेंगे तो आपके पास आंसर 1/6 आ जाएगा। ये चीज़ें बेसिक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन किस तरह से इस पर आता है? क्वेश्चन इस पर एक कंसेप्ट तो ये आता है कि आपके पास कोई भी डेटा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ खरीदी है जी, इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि आपके पास आप निकालिए 30% आप 500 कितना निकलेगा, या आपके पास 50% आप 200 जो है कोई चीज़ बढ़ रही है। ए बी आपके पास इस तरह से दिया जाएगा डेटा, या आपके पास नंबर दिए जाएंगे सर, ए है, ये बी है, ये सी है। अब इनके रिलेशन में आपके पास परसेंटेज में डेटा दिया जाएगा, तो आप निकालने के काबिल तब होंगे। ये कंसेप्ट आपको याद होगा कि सिर्फ आपने याद रखना है कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। दूसरी बात, जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो परसेंटेज का मतलब है सर डिनोमिनेटर आपके पास 100 आना चाहिए। होगी बात, ये क्लियर है? अब कभी कभी दिया जाता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ में पहले बढ़ोतरी हो जाती है सर, इंक्रीमेंट हो जाता है पहले A% से, फिर सर उसमें डिक्रीज हो जाता है B% से। आपसे पूछा जाता है फाइनल में इसका असर क्या होगा, तो फाइनल में असर करने के लिए आप क्या करेंगे सर? A प्लस टाइम्स B प्लस टाइम्स A इंटू B डिवाइड बाई 100। अब अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस टाइम्स A लिखेंगे, अगर आपके पास डिक्रीज हो रहा है B तो आप B को माइनस में ले लेंगे। अच्छी बात है। A प्लस, अगर इंक्रीज हो रहा है तो A प्लस में लेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है B तो B माइनस मिलेंगे। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास डेटा जो रिजल्ट है वो आपके पास प्लस में आ जाता है, तो मतलब आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो हमेशा आपके पास इंक्रीज हो रहा है उतने % से। अगर माइनस आ रहा है तो आप मान लेंगे कि डिक्रीज हो रहा है उतने % से।
बात समझ में आ गई, बात पकड़ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे। एक बात याद रखनी है, आपके पास कभी आपके पास दिया जाता है डेटा कि आप किसी चीज़ की सर फॉर एग्जाम्पल इंक्रीमेंट हो रही है A% से, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी डिक्रीमेंट हो रही है B% से। आप हमें नेट बताइए सर इसमें क्या इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आप क्या करेंगे सर, आप लेंगे A प्लस B प्लस A इंटू B डिवाइड बाई 100। अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो A आप प्लस में लिखेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो A आप माइनस में लिखेंगे। अगर आपके पास B इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो आप माइनस में लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है, बेसिक कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आता है तो आप बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास कभी कि आपके पास कोई चीज़ है जी, उसकी ओरिजिनल प्राइस फॉर एग्जाम्पल दी जाएगी, कुछ आपके पास 2 मिनट के लिए कोई भी प्राइस है उसकी, पहले उसकी जो परसेंटेज इंक्रीज है उसकी प्राइस में सर 20% बढ़ गई, ठीक है जी। फिर आपसे बोला जाए कि उसकी जो प्राइस है वो 25% से कम होगी। आप हमें नेट बताइए कि इसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आप क्या करेंगे सर, आप लिखेंगे पहले इंक्रीज हुआ है 20%, तब 20 प्लस में आ जाएगा, तो -25 क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो माइनस भी आ जाएगा, प्लस माइनस सर माइनस हो गया आपके पास, ठीक है जी। 20 इंटू 25 डिवाइड बाय आप 100 करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास डेटा आ जाएगा -10%। इसका मतलब आपके पास जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है 10% से, ये बात है। अगर प्लस में आ जाता है तो प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती। अब कभी कभी दिया जाए सीधा सीधा कि अगर किसी चीज़ की प्राइस जो है पहले A% से बढ़ रही है, या इंक्रीमेंट किसी तनख्वाह में हो रही है, पे में हो रही है, किसी चीज़ में A% से हो रही है, फिर बाद में आपके पास A% के इंक्रीज हो गया, फिर A% से डिक्रीज हो गया, तो हमेशा इसमें याद रखिए कि हमेशा आपके पास A% अब A से डिक्रीज होगी वैल्यू, या तो सीधा सीधा करके ले लीजिए जैसे अभी हमने दिखाया A प्लस B प्लस A इंटू B डिवाइड बाई 100, वैसे भी आपके पास आंसर आ जाएगा। या सीधा सीधा याद रख लीजिए कि अगर आपके पास किसी चीज़ की प्राइस पहले A% से बढ़ जाती है, या किसी चीज़ की इंक्रीमेंट हो जाए A% से, फिर आपके पास डिक्रीमेंट हो रहा है सर A% से, हमेशा याद रखिए इन दैट वेरी केस देयर ऑलवेज ए लॉस, देयर ऑलवेज ए डिक्रीज ऑफ A% ऑफ A। हमेशा आपके पास A% ऑफ A का जो है यहाँ नुकसान देखने को मिलेगा, यहाँ डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। A% A का मतलब क्या है सर, A डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर, इतने परसेंट का आपके पास नुकसान देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। चलिए जो दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो दूसरा टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है वो क्या कहलाएगा आपके पास, उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस पर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह की आपकी चीज़ें याद रखनी है, पढ़नी है, ये याद रखिए। देखिए सबसे पहली बात जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में याद रखेंगे वो क्या है, वो आपके पास आता है सर, कोई चीज़ है आपने कोई खरीदी है, कोई चीज़ उसके बदले आपके पास पैसा देना पड़ा है, जिस पैसे पर आपने खरीदी है, जिस मूलधन पर आपने खरीदी है उसे आप कॉस्ट प्राइस कहेंगे, ठीक है जी। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस आपने पढ़ लिया, तो मतलब जिस प्राइस पर आप कोई चीज़ खरीदेंगे उसे आप कॉस्ट प्राइस कहेंगे। अब आपने पहले खरीदने के बाद आप किसी चीज़ को बेचेंगे, जिस प्राइस पर उसे बेचेंगे उसे आप सेलिंग प्राइस कहेंगे। आप बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं, हमें पता है सर। पता है तो सर ये सुनना ज़रूरी है, कंसेप्ट पढ़िए। जिस चीज़ पर आपने किसी चीज़ को खरीदा वो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई, जिस चीज़ पर उस चीज़ को बेचा आपने वो सेलिंग प्राइस आ गई। अब कंडीशन आ जाए दो, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आ जाती है, दूसरी कंडीशन आती है अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम आ जाती है, ठीक है जी। आपने सर 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 15 रुपये में बेच डाला, मुनाफा आपके पास हो गया सर, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना निकलेगा सर, SP माइनस CP, ठीक है जी। जितने में आपने बेचा, जितने में आपने खरीदी 10 रुपये में आपने खरीदी, 15 रुपये में बेची, तो 5 रुपये का सीधा सीधा आपके पास मुनाफा आ गया। दैट्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके पास हमेशा कितना निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छी बात है सर, बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, सुनना जरूरी है। दूसरी कंसेप्ट क्या है सर, दूसरा कंसेप्ट है अगर आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो कम आ रहा है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, मतलब आपने सर 10 रुपये में चीज़ खरीदी और 5 रुपये में बेच डाली, सीधा सीधा आपको सर यहाँ से ही जेब से ही 5 रुपये देने पड़े, तो मतलब आपके पास लॉस हो रहा है। लॉस कितना निकलेगा, लॉस आपके पास निकलेगा सर कॉस्ट प्राइस माइनस टाइम सेलिंग प्राइस। ये चीज़ें क्लियर हैं तो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कुछ नहीं, अभी आपने पढ़ा, आपने क्या पढ़ा सर, आपने पढ़ा अगर आपके पास कोई चीज़ आपने खरीदी उसे आप कॉस्ट प्राइस कहेंगे, जब उसे बेचेंगे उस प्राइस को आप सेलिंग प्राइस कहेंगे। अब आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा आ रही है कॉस्ट प्राइस से, तो आप मुनाफे में हैं, तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कितना है सर, आपके पास प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। अगर आपने सेलिंग प्राइस आपकी कम आ रही है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल गिव यू द लॉस। ये बात चीज़ है। अब क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, क्वेश्चन आपके पास बनते हैं सर परसेंटेज पर। क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, आप हमें बताइए प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का हो रहा है। सर जो हो रहा है वो हो रहा है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे आपके पास लॉस हो, जब भी आपके पास इनकी परसेंटेज निकालनी होगी, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP।
इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा सर? आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ है डिवाइड आपके पास सीपी कितना है, आप इंटू 100 करेंगे, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। मतलब आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है या लॉस परसेंटेज निकालनी है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। सर ये कहीं पर दिमाग के किसी हिस्से में फीड करके रख दीजिए, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। दूसरी बात, अगर आपके पास लॉस परसेंटेज, आपने सर क्या किया, आपने कोई चीज बेची, सेलिंग प्राइस उसकी कम आ रही है एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस, सर आप नुकसान में चले गए, कितने परसेंट नुकसान हुआ है, लॉस आप निकालेंगे सर, लॉस कितने का हुआ है डिवाइड बाय हमेशा आपके पास सीपी पर बात होगी, इंटू आप 100 करेंगे, या आपके पास वैल्यू दे देगी आपको सर लॉस परसेंटेज की। तो मोटे मोटे तौर पर दो चीजें याद रख दीजिए कि आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। इतना बात हो गई तो आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है। क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? क्वेश्चन बेसिक आ सकते हैं कि आपके पास डेटा, सर डीआई के रिलेटेड बात करेंगे, डीआई में आपके पास कोई डेटा दिया जाएंगे, ए होगा, बी होगा, सी 3% दिए जाएंगे, ए ने कोई चीज़ खरीदी होगी, फिर बी ने उसको खरीदा होगा, एज कम्पेयर टू ए आपके पास निकालना होगा, एज कम्पेयर टू बी निकालना होगा, उनकी प्राइस निकालनी होगी, कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, सेलिंग प्राइस निकालनी होगी। तो ये चीज़ें आप तब निकाल पाएंगे ये कंसेप्ट पता होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपको बोला जाएगा कि आप बताइए हमें, कोई चीज़ आप बेच रहे हैं, आपको मुनाफा सर 25% का हो रहा है, आप हमें बताएं कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो आपके उस सूरत में बोलेंगे कि आपके पास सेलिंग प्राइस जो है सर, उस सूरत में सेलिंग प्राइस आपके 125% हो जाएगी आपके कॉस्ट प्राइस की, सीधा सीधा ऐसा बोलेंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ हम बोलेंगे कि सर 20% उसको नुकसान हो रहा है, तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो 80% निकल जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस की। तो मतलब ये है कि आपके पास लॉस हो या प्रॉफिट हो, इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, कभी फ्रैक्शन में दी जाती है वैल्यू। फ्रैक्शन में क्या कहने का मतलब क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल आपको कभी दिया जाता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन की, आपको प्रॉफिट हो गया, सर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ सर? फॉर एग्जाम्पल 12.5% का प्रॉफिट हो गया। तो अब 12.5 को अगर आपको फ्रैक्शन में सीधा सीधा आपको पता है कि 12.5% की वैल्यू आपके पास 1/8 होती है, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, 12.5 डिवाइड बाय 100 करेंगे, 1/8 पर पहुंच जाएंगे। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, जब आपके पास ऐसा दिया जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज में दिया जाए और कोई आप परसेंटेज को रेशियो में चेंज करेंगे, फिर आप देखें जो डिनोमिनेटर निकलेगा वो आपके पास हमेशा आप क्या लेंगे सर? सीपी लेंगे। याद रखिए, जो आपका न्यूमरेटर है वो आपके पास आ जाएगा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, वो आपके पास आप जो है सेलिंग प्राइस पर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस सूरत में हम देखेंगे कि इस सूरत में आपके पास जो डिनोमिनेटर है, जो आपके पास सीपी है वो 8 यूनिट्स का आ जाएगा, जो आपका प्रॉफिट है वो आपके पास 1 यूनिट का आ जाएगा। इसका मतलब जो आपके पास एसपी है, जो आपके पास सेलिंग प्राइस है, 8 + 1 कितना हो गया सर? 9 यूनिट्स का आ जाएगा। ये कंसेप्ट, इन पर आपके पास क्वेश्चन बनेंगे तो चुटकियों में आप क्वेश्चन उड़ा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपसे बोला जाएगा कि आप बताइए हमें, कोई चीज़ है सर, उसकी जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो आपको 80 रुपये में पड़ी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 2 मिनट के लिए आपने उस चीज़ को बेचा और आपको लॉस हो गया सर, कितने परसेंट का लॉस हो गया सर? 20% का हमें लॉस हो गया। आपसे पूछा जाएगा आप हमें बताइए सर, आपके जो सेलिंग प्राइस है, इस सूरत में सेलिंग प्राइस कितनी है? तो आप बोलेंगे सर लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का हो रहा है सर? 20% का। 20% का वैल्यू क्या होगी सर? 1/5। तो अभी जो डिनोमिनेटर है ये क्या कहलाएगा सर? आपके पास सीपी कितने का आ जाएगा सर? 5 यूनिट की। जो लॉस है वो कितने का आ जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर जो है वो 1 यूनिट का आ जाएगा। मतलब एसपी जो है कितना आ जाएगा? 5 - 1, क्योंकि 5 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का नुकसान हो गया, तो बेची कितने में सर? 4 रुपये में। अब 5 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? क्योंकि 80 रुपये एक्चुअल सीपी आपके पास 80 दिया गया है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई सर? 80। मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5 की वैल्यू 80, तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? सीधे सीधे सर 16 आ जाएगी। मतलब आपके पास जो 4 आ रहा है सेलिंग प्राइस, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 16, दैट इज 64 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ऐसे अगर करेंगे थोड़ा आपके पास टाइम बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अगला जो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक आपने पढ़ना है, इसमें एज फार एज योर डीआई इज कंसिडर्ड, वो आपके पास टाइम एंड वर्क आ सकता है। क्या आ सकता है सर? टाइम एंड वर्क। इस पर भी क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में बन सकते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट भी आना चाहिए। चलिए सर बात करते हैं किस तरह के कंसेप्ट इस पर बन सकते हैं। देखिए सर, टाइम एंड वर्क में क्या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर? आपको दिया जाता है ए किसी काम को सर इतने दिन में कर रहा है, बी इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, आपके पास पूछा जाता है और ये दोनों मिलकर किसी काम करेंगे कितने दिन में कर पाएंगे। ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? क्वेश्चन आ जाते हैं सर, ए किसी काम को फॉर एग्जाम्पल 15 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को जो है 10 दिन में कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सी इसी काम को अगर जो है 30 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा जाएगा आप हमें बताइए सर, तीनों के तीनों मिलकर किसी इस काम को करेंगे, ए बी सी और 3 एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? तो इसको कैसे करना है सर? हम आपको बताएंगे, एफिशिएंसी का मेथड करेंगे। आप इन तीनों का जो भी आपको दिया जाएगा डेटा, 2 दिए जाए 3 दिए जाए, जितने हैं इन सबका आपने एलसीएम निकाल लेना है। क्या करना है सर? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लिया, इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया सर? 30 आ गया। तो ये 30 जो है आपके पास टोटल वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। अब आप आप 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा।
30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएंगी इनकी एफिशिएंसीज, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स की है, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स की है, सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट की है। इन तीनों की एफिशिएंसी कितने यूनिट्स की आ जाएगी, 3 2 5 और 1 6 यूनिट की एफिशिएंसी इन तीनों की मिलकर आ जाएगी। अब 6 की एफिशिएंसी से ये 30 का काम करना है तो कितने दिन लगेंगे, 30 डिवाइड बाई 6 इट विल गिव द आंसर 5 डेज, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कंसेप्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कंसेप्ट आपके पास आ गया सर, जो आपके पास टोटल वर्क होता है, क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ये टोटल वर्क किसके बराबर होता है, ये होता है सर आपके पास एफिशिएंसी कितनी है आपकी इनटू आपके पास कितने डेज में आप काम कर रहे हैं। ये आपके पास रिलेशन आ गई, मौज कीजिए, इसको याद करके रख दीजिए कहीं पर कि टोटल वर्क आपके पास कितना होगा, हमेशा टोटल वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। बस इतनी बात याद है, बाकी खत्म, काम खत्म, इतना ही याद रखना है आपने। फॉर एग्जाम्पल अब इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, किस तरह का क्वेश्चन आ जाए सर, किसी भी तरह का मतलब क्या है सर, हम बोले आपको कि ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को सर फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए मान लेते हैं 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब कह रहे हैं सर ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को सर 12 दिन में कर रहे हैं, अच्छी बात है सर। आगे बोले हम आपको कि ए जो है अकेला अगर इस काम को करता है तो उसे 18 दिन लगते हैं, ए अकेले को 18 दिन लगते हैं। आप हमें बताइए बी जो है, बी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में फिर से आप एलसीएम निकाल दीजिए इन दोनों का, कितना आ गया सर 36 आ गया। आप 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितने का आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 3 की आ जाएगी। 18 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 की वैल्यू आ गई, मतलब ए की एफिशिएंसी 2 आ रही है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 आ रही है, मतलब बी अकेले की एफिशिएंसी कितनी की आ जाएगी सर, इन दोनों की मिलकर 3 आ रही है, ए अकेले की 2 आ रही है, तो दोनों की ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, 1 आ जाएगी। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट्स की, वर्क कितना है सर 36 यूनिट्स का, 36 डिवाइड 1 करेंगे मतलब आपके पास 36 डे जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बी अकेला अगर इस काम को करता है तो 36 दिन में करता है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपके पास आएंगे, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। रिलेशन क्या आ जाएगी आपके पास कि वर्क, टोटल वर्क आपके पास हमेशा एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ये चीज़ आ गई कंसेप्ट, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, अगला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क में बन सकते हैं वो इस तरह से आते हैं, किस पर, एमडीआई फार्मूले पर। मतलब क्या है सर, पूछा जाता है कि आपके पास कुछ पर्सन हैं, फॉर एग्जाम्पल सर 10 पर्सन हैं, वो मिसाल के तौर पर मान लिया हमने सर 20 खिलौने 12 दिन में बनाते हैं, अगर वो 12 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं। आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में इन हाउ मनी डेज, कितने दिनों में सर 24% जो है, 24 लोग जो हैं 32 खिलौने बनाएंगे, अगर वो 16 घंटे काम करेंगे पर दिन। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या करेंगे उस सूरत में, आपने सिर्फ एक रिलेशन याद रखनी है। रिलेशन क्या है सर, M1 D1 T1 डिवाइड बाई W1 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाई W2। ये आपने रिलेशन याद रख दी, आपके पास हमेशा काम बन जाएगा। कभी कभी आ जाता है ना कि 10 बंदर 10 केले 10 दिन में खाते हैं, एक बंदर एक केला कितने दिन में खाएगा। तो हमारे कुछ दोस्त एक सीधा आंसर दे देंगे, फिर आपको पता है ये सर मिलता क्या है। ये कंसेप्ट है, ये चीज़ें आपने सीखी हैं, ये कंसेप्ट आपने पढ़ लेनी है कि आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपके पास कैसा आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि 10 लोग जो हैं 20 खिलौने बना रहे हैं 12 दिन में, वो कितने घंटे काम करें एक दिन में, सर एक दिन में 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे सर, आपके पास कितने पर्सन हैं सर, 10 लोग हैं, कितने खिलौने बना रहे हैं सर, उसका मतलब वर्क हो गया, वो आपके पास 20 वर्क हो गया। ठीक है जी, कितने दिन में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने बोल दिया कि 12 दिन काम करें और हर दिन में वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, ये आपके पास आ गया। आपसे पूछा जाएगा, आप हमें बताइए अगर 24 लोग जो हैं, ठीक है जी, कितने दिन में, D2 आपने निकालने होंगे, अगर हर एक दिन में वो 16 घंटे काम कर रहे हैं तो 32 खिलौने कितने दिन में बनाएंगे। अब इन दो रिलेशन को आप इक्वेट करेंगे, आपके पास D2 जो है ऑटोमेटिकली 6 दिन आ जाएगा। सर ये कंसेप्ट है, ये आपने यार क्वेश्चन करने की ज़रूरत अभी नहीं है। जिन दोस्तों को सर क्वेश्चन की ज़रूरत है, जिन दोस्तों को और बेहतर तरीके से पढ़ना है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे सर, वहाँ आपके पास एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग फॉर JKSB एग्जाम्स। तो वहाँ आप बेशुमार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेकिन आपके पास DI के लिए हम जो है बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से आपने इनको करना है। अगर आपके पास कभी कभी सेम वर्क आता है, सेम वर्क आ जाता है, क्या आपसे पूछा जाता है कि आप हमें बताइए अगर 10 लोग जो हैं सर 20 खिलौने बना रहे हैं, 12 दिन में बना रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि सेम नंबर ऑफ खिलौने जो हैं 15 लोग कितने दिनों में बनाएंगे। तो उस सूरत में आपके पास जो D है वो मतलब नंबर ऑफ डेज दोनों के कॉमन आ जाएंगे। उस सूरत में आप लिख सकते हैं सर M1 D1, अगर डेज के लिए दिए जाएंगे शुड बी इक्वल टू M2 D2, क्योंकि जो आपके पास वर्क है, इसका वर्क और इसका वर्क दोनों का सेम है, तो आप लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कभी कि अगर आपके पास M1 लोग जो हैं D1 डेज में कोई काम कर रहे हैं, सेम काम M2 लोग कितने दिनों में करेंगे, तो आप सीधे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ना आपके पास डिनोमिनेटर वर्क क्योंकि सेम आ रहा है उसकी लिखने की जरूरत है, ना टाइम, अगर और उसमें नहीं दिया होगा, टाइम नहीं दिया होगा तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अगला जो कंसेप्ट जिस पर
आपके टाइम ओवर पर क्वेश्चन बनता है वो है एंड और का कंसेप्ट। एंड और का मतलब क्या है सर, कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल सर 30 जो औरतें हैं, 30 जो लड़कियां हैं, या और दिया जाता है बीच में, या 24 आदमी जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है आप हमें बताइए सर 18 आदमी और प्लस में आपके पास 40 वुमेन अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है ए वुमेन और बी मैन किसी काम को जो है एक्स डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि आप हमें बताइए सी वुमेन प्लस टाइम्स डी मैन इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं। एक तो बेसिक आइडिया है, दूसरा क्या है, दूसरा है जादू जो हम आपको दिखा रहे हैं। उस रिलेशन में आपने क्या याद रखना है सर, सिंपल एक रिलेशन याद रखिए कि डेज डिवाइडेड बाय एंड डिवाइड बाय आर। ये आपको याद हो गया तो आपके पास वो क्वेश्चन जब आएंगे एंड और आर वाले, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि 30 आदमी या 24 वुमेन किसी काम को जो है 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए 18 आदमी और 40 वुमेन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये रिलेशन लगाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा डेज डिवाइड बाई एंड डिवाइड बाई आर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोल रहे हैं कि 30 वुमेन, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोल रहे हैं कि 30 औरतें या और 24 आदमी जो हैं, 24 मैन इस किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। आपसे हम पूछें क्या आप बताइए हमें 18 आदमी प्लस टाइम्स 40 वुमेन जो हैं इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आप क्या करेंगे सर, आप डेज देंगे। डेज कितना दिया गया है आपके पास, डेज आपके पास 12 दिया गया है, आप 12 लेंगे होल डिवाइड बाई एंड डिवाइड बाई आर। एंड में आपके पास मैन कितने हैं सर 18 हैं, और में आपके पास मैन कितने हैं, यहाँ आपने देखा सर 24 हैं प्लस टाइम्स। एंड में वुमेन कितनी हैं सर 40 हैं, और में वुमेन कितने हैं 30 है। इसको सॉल्व कीजिए 12 होल डिवाइड 18 डिवाइड 24 प्लस 40 डिवाइड 30, इसको सॉल्व कीजिए और आपके पास आंसर जो है चुटकी में आ जाएगा। जितने डेज होगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है अगर एंड और आर का कंसेप्ट आ जाता है। चलिए सर, चलिए जी अगला जो कंसेप्ट जिस पर आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है वो है सर टॉपिक आपके पास एवरेज का। क्या है, एवरेज। अब एवरेज को दो तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक तो बेसिक तरीका है जो आपने बचपन से पढ़ा है, जिन दोस्तों ने वैसे पढ़ना है मुबारक, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। क्या करना है आपने, एवरेज जब भी आपके पास दिया जाएगा, एवरेज की वैल्यू क्या है, एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए होंगे उनको आप सम करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, हम आपको बोलें तो कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, उनका आपने एवरेज निकालना होगा। जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको सम कर दीजिए, डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आप लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है किसका, एवरेज का। एक तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका कहने का मतलब क्या है, इस तरह से आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा और आप आंसर निकाल देंगे। दूसरा तरीका है सर डिविएशन का मेथड इस्तेमाल करके। डिविएशन का मेथड कैसे हो गया सर, डिविएशन का मतलब हो गया जिस तरह से जिन दोस्तों ने सर हमारे सर पढ़ा है ये एवरेज का टॉपिक बेहतर से पहले वो समझेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर से अब आइडिया दे देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल हम आपको पास डेटा दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलें कि 21, 23, 26 और बीच में कोई अननोन एक्स दे दें हम, इन सबका जो एवरेज है वो आपके पास 25 आ रहा है। आपसे बोलें सर एक्स निकालिए, अननोन एक्स है ये निकालिए। एक तरीका क्या है, आप इन सबको जो है ऐड करेंगे। क्या करेंगे, सब इन सबको ऐड करेंगे, 21 प्लस 23 प्लस 26 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई आपके पास 4 आ जाएगा। इट शुड बी इक्वल टू 25। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू जो है अननोन आपके पास 30 आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक हो गया आपके पास तरीका जो आपके पास बेसिक आ गया। दूसरा क्या है सर, डिविएशन का मेथड। जिन दोस्तों ने डिविएशन पढ़ा होगा वो देखें सर 25 आपके पास सबका एवरेज आ रहा है, तो ये 25 से कितना कम है सर, ये 25 अगर आप देखेंगे तो 4 कम है, -4 आ रहा है। अगर ये 23 देखेंगे 25 से कितना कम है सर, -2 आ रहा है। ये 26 देखेंगे 25 से कितना ज़्यादा है सर, +1 आ रहा है। सर ये एक्स देखेंगे 25 से कितना ज़्यादा कितना कम है सर, हमें नहीं पता है। अब जो नीचे ये डिविएशन आ गए, इन डिविएशन सबका सम 0 आना चाहिए सीधा। -4 -2 कितना हो गया सर, -6 -6 + 1 कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर -4 हो गया, -2 -6 + 1 आपके पास -5 आ गया। मतलब -5 को क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाएगा सर, +5 करना पड़ेगा। मतलब ये जो एक्स है ये +5 की डिविएशन दिखानी चाहिए। +5 की डिविएशन का मतलब क्या है, 25 + 5 कितना हो गया सर, यहाँ एक्स की वैल्यू 30 आनी चाहिए। मौज कीजिए, आपके पास आंसर है। ये डिविएशन का मेथड है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने डिविएशन का मेथड पढ़ा है तो ये कंसेप्ट जो है आप समझ सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास एवरेज क्या आ जाए तो डिवीजन आप लगा सकते हैं, कम से कम समय में आपके पास आंसर इसके बन जाएंगे। नहीं आ रहा है सर, ऐसे नहीं आ रहा है तो बेसिक तरीका तो आपके पास है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल ऑलवेज गिव यू द वैल्यू ऑफ एवरेज। ठीक है जी, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन कभी आ जाए फॉर एग्जाम्पल आपके पास खिलाड़ियों पर क्वेश्चन आ जाते हैं, डेटा पर भी जो डीआई पर उन पर भी खिलाड़ियों पर क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टूडेंट्स पर क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोलें आपको कि 11 स्टूडेंट जो हैं एक क्लास में हैं, उनके एवरेज मार्क्स जो हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बोलें कि 11 स्टूडेंट एक क्लास में हैं, उनके सबके जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपके पास 48 आ रहे हैं।
ठीक है। जो पहले 6 स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स जो हैं आपके पास 46 आ रहे हैं। जो पहले 6 आ रहे हैं, पहले 6 स्टूडेंट जो हैं उनके एवरेज 46 आ रहे हैं। जो लास्ट के 6 स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स 51 आ रहे हैं, लास्ट के 6 स्टूडेंट्स की। तो आपसे बोले हम कि आप हमें बताइए कि जो बीच वाला जो छठा स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं, ये हमें आप बता दीजिए। तो करने का तरीका क्या है, एक तो बेसिक तरीका, बेसिक से आप कर सकते हैं, दूसरा है डिविजन का मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे सर आपके पास ये डेटा बन के आ गया, या आपके पास पहले वाले 6 आ गए, या आपके पास लास्ट वाले 6 आ गए, लेकिन टोटल 11 स्टूडेंट है, मतलब एक स्टूडेंट आपने 2 बार गिन लिया है, अच्छी बात है। आप क्या करना है सर, आप देखेंगे कि पहले 6 जो हैं उनका डिविएशन कितने का दिखा रहा है आपके, उनमें जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं सर 46 आ रहे हैं। जो लास्ट के स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 51 आ रहे हैं। तो मतलब आपके पास टोटल एवरेज कितने का, जनरल सबका एवरेज कितना था 48। मतलब ये 48 से कितना ज़्यादा आ रहा है या कितना कम आ रहा है सर, 2 आ रहा है कम, -2, 1 आ रहा है सर -2। तो मतलब आपके पास 6 कितने का डिविएशन दिखाएंगे सर, -12 का। अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है। ये वाला अगर आप 51 देखेंगे तो 48 से कितना ज़्यादा है सर, प्लस में 3 है। एक अगर प्लस में 3 ज़्यादा है तो 6 टोटल हैं, तो 6 कितना ज़्यादा आएंगे सर, 18 ज़्यादा आ जाएंगे। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है जो आपने याद रखनी है। आप देखिए अब आपने आगे क्या करना है। अब देखिए जी, या क्या प्लस 18 आ गया या क्या -12 आ गया, तो मतलब इन दोनों का ऐड अगर आप करेंगे तो प्लस में आपके पास 6 बच रहा है। तो मतलब जो बीच वाला है, जो ये वाला आ रहा है, जो आपके पास जो 6 स्टूडेंट आ रहा है, उसमें डिविएशन कितनी की आ रही है सर, +6 की आ रही है। मतलब अगर आपके पास टोटल 18 है, 48 है, 48 + 6 आप करेंगे तो कितने हो गए सर, 54 मार्क्स जो हैं वो बीच वाले के हैं। वरना आप बेसिक तरीका जो है बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हैं जो आपने याद रखने ही रखनी है। तो सिंपल बात याद रखिए कि अगर आपके पास एवरेज से क्वेश्चन आता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास आंसर है। या दूसरा तरीका है कि आपके पास A, B, C, D, E कुछ नंबर दिए जाएंगे, इनके एवरेज आपके पास फार्मूला एक्स दिया जाए, डिविएशन का मेथड लेंगे कि एक्स से आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा तो प्लस मिलेंगे, अगर कम होगा तो माइनस मिलेंगे। इस तरह से बी का देखेंगे, अगर ज़्यादा है तो प्लस मिलेंगे, कम है तो माइनस मिलेंगे। इन सबका जो वैल्यू निकलेगी सबको आप ऐड करेंगे, या आपके पास हमेशा 0 आना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है, इससे आप जो है कम से कम समय में आंसर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, चलिए जी, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं सर। फार्मूला कभी आपके पास दिया जाता है कि आपके पास 12 ऑब्जर्वेशन हैं, फार्मूला आपके पास कुछ 12 ऑब्जर्वेशन दिए गए, इन 12 ऑब्जर्वेशन का एवरेज आपके पास निकाला आपने, तो वो आपके पास 8 निकल के आ गया। बाद में आपने जब इन 12 ऑब्जर्वेशन को अच्छे से गौर से देखा तो आपको पता चला सर एक ऑब्जर्वेशन आपके पास 10 थी, 10 के बदले आपने जो है उसको 13 लिख दिया है। आपसे पूछा जाता है कि आप हमें बताइए कि करेक्ट ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो कितना निकलता है। बेसिक तरीका भी आपके पास है, और जो तरीका डिविएशन का दिखाया है वो भी आप कर सकते हैं। बेसिक तरीके से आप क्या करेंगे सर, 12 ऑब्जर्वेशन का आपके पास 8 आ रहा है एवरेज, तो टोटल 12 का सम कितना आ जाएगा, 12 × 8 आप करेंगे तो टोटल आपके पास 96 आ गया। ठीक है जी, आपके पास पहले सम आ रहा है। एक्चुअल सम कितने का आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपके पास 12 ऑब्जर्वेशन का कितना सम आना चाहिए सर, एक का आपने ज़्यादा 3 ले लिया है, तो आपके पास एक्चुअल सम कितना आना चाहिए, 96 - 3 आप करेंगे तो आपके पास एक्चुअल सम जो है 93 आना चाहिए था। अब एक्चुअल सम 93 है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया सर 93, टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं सर, आपके पास टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन यहाँ 12 बचते हैं, डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर 7.75 जो है इसका एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। ये तरीका है इनको करने का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जामिनेशन में। 12 ऑब्जर्वेशन हैं या कुछ ऑब्जर्वेशन दिए जाएंगे, इनके एवरेज दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा सर हमने जब चेक किया एक ऑब्जर्वेशन गलती से 12 के बदले 10 लिखा गया, 10 के बदले 13 लिखा गया, एक्चुअल एवरेज निकालिए। तो ये बेसिक तरीका है, आप ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है सर करने का इसका, सर दूसरा तरीका भी हमारे पास है, वो दूसरा तरीका क्या है वो देखिए। दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे सर, आप बोलेंगे कि आपके पास ये हो गए आपके बात, ये आपके पास 12 ऑब्जर्वेशन थे, इनके एवरेज आपके पास 8 आ रहा था। अब आपने क्या देखा सर, एक ऑब्जर्वेशन गलती से आपने 13 लिख लिया है, तो मतलब आपके पास चेंज कितने का आ रहा है सर, गलती आपने कितने की कर दी है सर, 3 का कर दिया है। ठीक है जी, ये 3 जो हैं, ये 3 आप कितनों में से काटेंगे सर, 12 में से काटेंगे। 12 ऑब्जर्वेशन टोटल है, क्योंकि 3 आपने ज़्यादा ले लिया है, तो हर एक में से कितना कितना कटेगा आएगा सर, 0.25 हर एक में से कटेगा। मतलब आपके पास पहले अगर 8 आ रहा था सबका एवरेज, माइनस आप 0.25 कर देंगे तो आपके पास आंसर 7.75 आ जाएगा। अब देखिए पहले के मुकाबले कितना कम कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी और कितना कम समय आपको लगा, सिर्फ आपके पास ऑब्जर्व करना था चीज़ों को। क्या क्या 12 ऑब्जर्वेशन थे, आपके पास 8 एवरेज आ रहा था इनका, आपको देखा कि एक ऑब्जर्वेशन 10 लिखनी थी, आपने 13 गलती से लिख ली है, जो आप करते ही हैं सर एग्जामिनेशन में। ए भरना था आपने वहाँ सर्कल में और भर के आ गए हैं बी। ठीक है जी, आपने क्या भरना था सर, आपने भरना था, आपने ए ऑप्शन भरना था और आप भर के आ गए हैं बी। जहाँ क्या +1 आ जाता है एग्जामिनेशन में, वहाँ आपके पास आ गया माइनस में 0.25। क्या कर सकते हैं, यही बात है, यहाँ यही हो रहा है कि 10 यहाँ है, 10 लिखना था आपने 13 लिख दिया है,
तो फिर क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे सर हमें घाटा कितने का हो गया, ज़्यादा कितना लिख लिया हमने गलती से, हमने सर 3 ज़्यादा बढ़ा चाह के लिख लिया है। जो ये 3 बढ़ाए हैं वो लेंगे, सब में से लेंगे, सब 12 टोटल हैं, सबको बोलेंगे भाई 3 का ज़्यादा हो गया, 3 का मसला हो गया, 3 में से सब अपना अपने कंट्रीब्यूशन दे, सारे 0.225 निकालेंगे और सारे मिलकर 3 बना देंगे। तो ये 0.25 सब में से काट देंगे, सबको पहले 8 मिल रहा था, अब 0.25 काट देंगे, 7.75 आ गया। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में कुछ और जो बच रहे रेशियो प्रोपोर्शंस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इन पर बात करेंगे। उम्मीद करेंगे सर इस सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप देखिए जब डीआई के क्वेश्चन हम करेंगे कितने बेहतर तरीके से हम उड़ाएंगे वो क्वेश्चंस। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।